बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना लेक्चर 5 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमने पिछले लेक्चर में जो स्टार्ट किया था डिसीजन कंस्ट्रक्ट, नया चैप्टर स्टार्ट किया था और उसका नेक्स्ट टॉपिक है इफ़ स्टेटमेंट। इफ़ स्टेटमेंट बेसिकली होती क्या है? इफ़ का मतलब ये है कि अगर, यानी कोई हमारे पास दो ऑप्शंस आ जाएं, ठीक है। अगर ये हो तो इस तरह हो, अगर ये हो तो इस तरह हो, यानी हम कोई ऑप्शंस ले लेते हैं, ठीक है। वो ये कह रहा है कि इफ़ इज़ अ कीवर्ड, जिस तरह हमने रिजर्व वर्ड्स में पढ़ा था, उसमें लिखा हुआ था कि इफ़ क्या है, हमारे पास एक कीवर्ड है। कीवर्ड क्या होता है? रिजर्व वर्ड। रिजर्व वर्ड यानी वो रिजर्व वर्ड यूज़ नहीं हो सकता। किस तरीके से? एज अ वेरिएबल। ये एक प्री डिफाइन क्या होते हैं? वेरिएबल्स होते हैं, या सॉरी कीवर्ड्स होते हैं, जो कि हम दोबारा उन्हें यूज़ नहीं कर सकते अपने प्रोग्राम में। ये सी लैंग्वेज का क्या है? कीवर्ड है। वो कह रहा है कि इफ़ इज़ अ कीवर्ड इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में इफ़ क्या है? एक कीवर्ड है। इफ़ स्टेटमेंट इज़ अ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सिलेक्शन स्ट्रक्चर। वो कह रहा है कि इफ़ जो है वो एक स्टेटमेंट है। कौन सी स्टेटमेंट है? डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। डिसीजन मेकिंग क्या होती है? कोई एक, हम कहते हैं कि हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, या मैं कहती हूँ मेरे पास एक पाथ ए है, यानी मैं कहती हूँ एक वे ए है और मेरे पास एक वे बी है, ठीक है। अब मुझे इसमें से डिसीजन लेना है, ठीक है, कि मैं ए पाथ को सिलेक्ट करूँ या बी पाथ को, ठीक है। इन दोनों को सिलेक्शन के लिए मैं एक स्टेटमेंट लगा दूँगी इफ़, ठीक है। इफ़ इसमें मैं कॉन्स्टेंट्स क्या लगाऊंगी, यानी कंडीशन क्या लगाती हूँ? अगर मैं कहती हूँ कि पाथ ए अगर छोटा है तो मैं इस पे जाऊँ, क्योंकि हमारी कोशिश क्या होती है कि जब भी हम कोई रास्ता इख्तियार करते हैं, तो हमारी कोशिश ये होती है कि वो छोटा हो, ठीक है। यानी हम शॉर्टकट हमेशा यूज़ करते हैं। अगर वे ए छोटा होगा वे बी से, ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगी? वे ए को यूज़ करूँगी। अगर वे बी यानी पाथ बी मेरा छोटा है वे ए से, तो मैं वे बी को यूज़ करूँगी, ठीक है। यहाँ मेरे पास आ जाती है इफ़ एक कंडीशन। इसी तरीके से इफ़ जो है हमारे कंप्यूटर में बहुत सी जगहों पे यूज़ की जाती है। इसे हम इसलिए कहते हैं डिसीजन मेकिंग, क्योंकि इसने मुझे डिसीजन मेकिंग में क्या किया? आसानी पैदा कर दी, ठीक है। आसान हो गया मेरे लिए डिसीजन लेना कि मेरे पास एक इफ़ कंडीशन, इफ़ स्टेटमेंट थी जिसमें मैंने एक कंडीशन यानी कॉन्स्टेंट्स लगा दिए। क्या कॉन्स्टेंट लगाए? कि अगर पाथ ए छोटा होगा तो मैं वो लूँगी, अगर पाथ बी यानी जो पाथ छोटा होगा मैं वो रास्ता इख्तियार करूँगी। इसी तरीके से इधर हमारे पास बहुत से क्या होते हैं? कॉन्स्टेंट्स होते हैं, कि डिफरेंट प्रोग्राम्स में डिफरेंट कॉन्स्टेंट्स होते हैं कि किस तरीके से हमने कौन सा वेरिएबल या कौन सा पाथ हमने सिलेक्ट करना है, या कौन सी कंडीशन सिलेक्ट करनी है जिसे मैं एग्जीक्यूट करवाना चाहती हूँ। अब वो यहाँ कह रहा है कि इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सिलेक्शन स्ट्रक्चर। ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म है सिलेक्शन स्ट्रक्चर की। इट इज़ यूज टू एग्जीक्यूट और स्किप अ स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स बाय चेकिंग अ कंडीशन। अब ये क्या करती है? एक तो पहले इसने कहा कि सिंपलेस्ट फॉर्म है किसकी? सिलेक्शन स्ट्रक्चर की, ठीक है। सिलेक्शन स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था, उसमें सिंपलेस्ट फॉर्म कौन सी किसकी है? इफ स्टेटमेंट की सिंपलेस्ट फॉर्म है, ठीक है। फिर वो कह रहा है कि ये किस तरीके से एग्जीक्यूशन करता है? या तो ये स्किप कर देता है, या फिर वो एग्जीक्यूट करता है। या तो ये स्किप करेगा या फिर एग्जीक्यूट करेगा, सिंगल स्टेटमेंट को या फिर सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को, ठीक है। अब स्किप कब करेगा? स्किप तब करेगा जब रिजल्ट मैच नहीं होगा, यानी रिजल्ट अगर हमें फॉल्स में मिलता है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगी? जिस तरह इधर मैंने कहा था पाथ ए और पाथ बी, ठीक है। अब इधर पाथ बी, लेट्स सपोज मैं कहती हूँ हमारे पास पाथ बी क्या है? लॉन्ग पाथ है, ठीक है, और पाथ बी मेरे पास शॉर्ट पाथ है। अब देखिए पाथ बी को मैंने क्या कर दिया? इग्नोर किया। इग्नोर क्यों किया? क्योंकि मेरे पास ये लॉन्ग पाथ था, क्योंकि मैंने कहा था कि मुझे शॉर्ट पाथ लेना है, ठीक है। अगर मेरे पास मेरे मर्ज़ी के मुताबिक आउटपुट नहीं आ रही तो मैं उसकी क्या कर दूँगी? इग्नोर कर दूँगी, और जो मेरे मर्ज़ी के मुताबिक आउटपुट है मैं उसे क्या करूँगी? एग्जीक्यूट करूँगी। इसी तरीके से अगर मेरे पास मर्ज़ी के मुताबिक या फॉल्स स्टेटमेंट आती है तो मैं उसे क्या कर दूँगी? इग्नोर कर दूँगी, ठीक है। इधर क्या कहा है उसने? इग्नोर या स्किप कर दूँगी, और अगर मेरे मर्ज़ी के मुताबिक आती है तो मैं उसे क्या करूँगी? एग्जीक्यूट करूँगी। आगे ये कह रहा है द कंडीशन इज गिवन एज अ रिलेशनल एक्सप्रेशंस।
जो कंडीशन है वो रिलेशनल एक्सप्रेशंस में हमें गिवन होंगी. इफ द कंडीशन इज ट्रू, द स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स आफ्टर इफ स्ट्रक्चर इज एग्जीक्यूटेड. अब वो कह रहा है कि इफ कंडीशन इज ट्रू, अगर कंडीशन मेरी ट्रू है तो स्टेटमेंट या फिर सेट ऑफ स्टेटमेंट आफ्टर द इफ स्ट्रक्चर के बाद क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी. ठीक है. अगर फिर वो कह रहा है कि इफ़ द कंडीशन इज़ फॉल्स, अगर कंडीशन ही फॉल्स है तो स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स आफ्टर इफ स्टेटमेंट इज़ नॉट एग्जीक्यूटेड. अगर स्टेटमेंट ही गलत है तो क्या होगा, सेट ऑफ स्टेटमेंट या फिर कोई एक स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, नॉट एग्जीक्यूट होगी आफ्टर द इफ स्टेटमेंट. इफ़ यानी हमारे पास कांस्टेंट पहले चेक करेगी क्या ये ठीक है, क्या ये गलत है. ठीक है. अगर ये ठीक होगी तो वो एग्जीक्यूट करेगी, अगर वो ठीक नहीं होगी तो वो उसे एग्जीक्यूट नहीं करेगी. इसी तरीके से हम इसका सेंटेक्स देखते हैं. देखें, सिर्फ एक कंडीशन का या एक स्टेटमेंट का हमारे पास क्या है, इफ़, आगे ब्रैकेट्स में मैंने लिख दिया है इसको कंडीशन. ठीक है. और सेमीकोलन से इसको हम क्लोज करते हैं. नेक्स्ट हमारे पास क्या है, स्टेटमेंट. ठीक है. इधर ए सिंगल स्टेटमेंट के लिए हमने इधर यूज़ किया है. अब इधर हमारे पास मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं. इफ़, आगे कंडीशन, उसी तरीके से ब्रैकेट के बाद सेमीकोलन क्लोज किया है इन्होंने. फिर हमारे पास सेट ऑफ स्टेटमेंट्स. जब हमारे पास ज़्यादा स्टेटमेंट्स होती हैं तो हम उसको ब्रैकेट से ओपन और क्लोज करते हैं, क्लोजिंग और ओपनिंग ब्रैकेट्स लगाते हैं, और मिड में इसके क्या होते हैं हमारे पास सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, जिसमें स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 और एन स्टेटमेंट तक हमारा जा रहा है. अब हम इसका करते हैं एक प्रोग्राम बेटा. वो कह रहा है कि राइट ए प्रोग्राम दैट इनपुट मार्क्स एंड डिस्प्ले कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव पास्ड इफ़ द मार्क्स आर 40 और मोर. मतलब क्या है इसका, वो कह रहा है कि हमने स्टेटमेंट प्रिंट करवानी है. क्या उसने कहा है ना कि पहले उसने कहा है कि राइट अ प्रोग्राम, एक प्रोग्राम लिखना है डेट इनपुट्स मार्क. इनपुट मार्क यानी कोई एक यूज़र है, वो क्या करेगा, इनपुट करेगा क्या चीज़, मार्क्स. ठीक है. मार्क्स उसने इनपुट किए. एंड डिस्प्ले कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव पास, और डिस्प्ले कराएगा पहला ये, दूसरा ये. ठीक है. डिस्प्ले क्या करवाना है उसने, जो भी हमारे पास स्टेटमेंट है उसने वो स्टेटमेंट क्या करवानी है, प्रिंट करवानी है. जिस तरह यहाँ स्टेटमेंट हमें क्या गिवन है, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव पास्ड. वो कह रहा है ये स्टेटमेंट तब हो. ठीक है. इफ़ दे दिया इसने इधर, इफ़ दे दिया, उसने कहा है कि ये स्टेटमेंट तब प्रिंट हो इफ़ द मार्क्स आर 40 और मोर. अगर मार्क्स 40 हैं या 40 से ज़्यादा हैं तो मेरे पास प्रिंट हो क्या, कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव पास. इसी तरीके से हमने आगे अपने प्रोग्राम को लेकर चलना है. हमें पता है कि पहले जब हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं तो हम हेडर फाइल्स लगाते हैं. हेडर फाइल कौन कौन सी है, stdio और conio.h. .h का मतलब क्या है, ये हमारे पास हेडर फाइल्स हैं, और हेडर फाइल्स हमेशा हम किससे स्टार्ट करते हैं, हैश से. ठीक है. अब वॉइड मेन. ठीक है. वॉइड मेन हमारे पास एक मेन फंक्शन है. मेन फंक्शन हमारे पास हर प्रोग्राम में होता है. अगर किसी प्रोग्राम में मेन फंक्शन ना हो तो हमारा मेन प्रोग्राम वर्क नहीं करता. ठीक है. अब हम आगे आते हैं. हमने अपनी ब्रैकेट्स ओपन की, हमने एक ले लिया मार्क्स, इंट मार्क्स, क्योंकि मार्क्स इसने मुझे इंटीजर में देने, फ्लोटिंग पॉइंट में नहीं, यानी पॉइंट्स में, डेसिमल्स में नहीं देने इसने मुझे मार्क्स. इसने मुझे इंटीजर वैल्यूज़ में मार्क्स इनपुट करवाने हैं, तो मैंने ले लिया इंट मार्क्स. ठीक है. अब फिर मैंने दूसरी ले लिया स्टेटमेंट, क्या है मेरे पास, क्लियर स्क्रीन. क्लियर स्क्रीन में क्यों लेती हूँ, क्लियर स्क्रीन में लेती हूँ क्लियर द बैकएंड डाटा, या मैं कह सकती हूँ कि गार्बेज डाटा. ये गार्बेज वैल्यू. ठीक है. अब क्लियर स्क्रीन में किस लिए यूज़ करती हूँ, क्लियर स्क्रीन की स्टेटमेंट में किस लिए यूज़ करती हूँ कि क्लियर द गार्बेज वैल्यू. ठीक है. गार्बेज वैल्यू जो प्रीवियसली हमारे बैकएंड पे पड़ी हुई है, जो हमारी मेमोरी में है, उससे क्या हो जाए, वो रेज हो जाए, ताकि जब हम अपनी वैल्यू न्यू इनपुट करवाएं तो वो नई में वैल्यू आए, पुरानी वैल्यू हमें शो ना करवाए. नेक्स्ट हमारे पास हमने ले लिया प्रिंट एफ. प्रिंट एफ किस लिए लिया कि एक स्टेटमेंट यूज़र को पता चल सके कि उसने अपना क्या काम परफॉर्म करना है, तो इसलिए हमने एक स्टेटमेंट प्रिंट करवा दी कि इंटर योर मार्क्स. यूज़र
कोई भी स्टूडेंट हो सकता है, कोई पेरेंट्स हो सकते हैं, ये कुछ कोई भी हो सकता है, ठीक है। अब यूज़र ने क्या किया, कोई टीचर भी हो सकता है। यूज़र ने क्या किया कि इंटर योर मार्क्स, हमने स्टेटमेंट प्रिंट करवा दी, उससे हमने कहा कि इंटर योर मार्क्स, जो भी मार्क्स हैं वो इंटर करते, ठीक है। अब उसने करवाया इंटर योर मार्क्स। अब आप इधर देखें, इधर हमने सिर्फ इंटर योर मार्क्स लिए। पहले जब हम प्रोग्राम करते थे तो इधर कोमा लगा के जिधर हमने एक कोई मार्क्स लेने होते थे हम उसके वो लिखते थे, ठीक है। इधर हमने मार्क्स में वैल्यू इनपुट करवानी होती थी, यानी मार्क्स में स्टोर करवानी होती थी वैल्यूज़, तो हम इधर कोमा लगा के इधर मार्क्स लिखते थे। लेकिन वो तब था जब हम डायरेक्टली प्रिंट करवाते थे और किसी से ले नहीं रहे होते, यानी यूज़र से जब हम नहीं ले रहे होते थे अपनी वैल्यू, तब हम ये काम करते थे। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, यूज़र से वैल्यू ले रहे हैं। तो जब हम यूज़र से वैल्यू लेंगे तो हम सिर्फ अपनी स्टेटमेंट प्रिंट करवाएंगे, ठीक है, जो भी स्टेटमेंट हमने उसे शो करवानी है। और स्कैन एफ में, ठीक है, स्कैन एफ में हम क्या करेंगे, %d कॉमा एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे। एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल इसलिए करेंगे ताकि जो हमारी वैल्यू है, ठीक है, जो भी मार्क्स उसने इंटर किए हैं वो किस में आके स्टोर हो, इस मार्क्स में, ठीक है। अब यहाँ तक क्या हुआ, यूज़र ने मार्क्स इंटर किए और वैल्यू आके स्टोर हो गई मार्क्स में। अब जब मार्क्स में आके वैल्यू स्टोर हो गई है तो अब वो देखेगा कि कंडीशन अब हमारी चलेगी, इफ़ स्टेटमेंट क्या चलेगी कि इफ़ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 40, क्या मार्क्स 40 के इक्वल और 40 से बड़े हैं, अगर बड़े हैं तो प्रिंट करवा दे क्या, प्रिंट एफ कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव पास, ठीक है। अगर मार्क्स 40 के इक्वल या 40 से बड़े हैं तो प्रिंट क्या करवा दे, कंग्रेचुलेशन यू हैव पास्ड। और अगर इस तरह नहीं है तो बस प्रोग्राम एंड हो जाएगा। यहाँ हमने लिख दिया गेट ch और प्रोग्राम हमारा एंड। बेटा यहाँ तक अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो मुझसे पूछ लीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।